बहू कुछ काम से आई थी या सिर्फ पादने आई थी? आपके रास्ते में डाली गई या आपने रास्ता गलत चुना था इसलिए बाधाएं आई, इसका फैसला दिल्ली करेगी। लेकिन आप आए थे दिल्ली, विश्व में, भारत में, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार की, करप्शन की गंदगी को साफ करने के लिए। आप काम की राजनीति करने के लिए आए थे। आपको 17 महीने की जेल हुई। अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन जेल के अंदर रहे। शराब घोटाले का मामला, अब और मामले चल रहे हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता के मन में कुछ सवाल होंगे आपके? नहीं, सवाल भी होंगे और लोगों के पास जवाब भी हैं। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग जब स्कूल बनवा रहे हैं, ये लोग जब अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, ये लोग जब 24 घंटे बिजली कर रहे हैं और इतनी वेलफेयर स्कीम्स ईमानदारी से चला रहे हैं, तो इनके ऊपर जो कीचड़ उछाली जा रही है वो इनके ऊपर चिपक नहीं रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक द्वेष से परेशान किया गया आपको। मैं गलियों में जा रहा हूं, वहां लोग कह रहे हैं, बल्कि सिंपैथी रख रहे हैं लोग कि नहीं नहीं आपके साथ तो गलत हुआ। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाता रहूंगा। स्कूल का काम नहीं रुकना चाहिए। मनीष सिसोदिया जेल चला जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लड़ते वक्त लड़ने वाले हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बदलाव चाहता है, अगर कोई चीज़ों को सुधारना चाहता है, तो हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये चुनौतियां तो आएंगी, इनकी चिंता नहीं है। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी एक बात और कह रही है अपने प्रचार में कि आप हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये मामले खत्म नहीं हुए हैं। शराब घोटाले का मामला खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को बेल मिली हुई है। और मान लें कल को आप ये चुनाव जीत भी गए, पार्टी बदल लिया साला, आप लोग पावर में आ भी गए, अगर बेल रिजेक्ट, आपकी बेल खत्म हो जाए, आपको दोबारा जेल हो जाए, तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिर जेल से चलेगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, इनके पास में यही हथियार थे कि ये हमें ऐसे ही रास्ते चलते किसी झूठा केस में उठा लें और फिर ऐसे अपराध की धारा लगाएं जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर वो अपराध की धाराएं लगाई कि ये आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रगिस्ट के, जो ड्रग का माफिया होता है, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो धाराएं लगा के भी इन्होंने देख ली। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में न्याय है, संविधान और न्याय की जीत हुई और आज हम बाहर हैं। अब ये केस खत्म होंगे, लेकिन मुकदमों में 10-15 साल लगेंगे। 10-10, 15-15 साल ऐसे मुकदमों में लगते हैं। हम पाक साफ निकलेंगे। ये सारे मुकदमे केवल और केवल हमें परेशान करने के लिए, जेल में रखने के लिए थोड़े समय के लिए थे, बेल तक थे। आज बेल मिल गई, इन केसेस में दम थोड़ा ही है। ये केस टिकेंगे थोड़ी कहीं। जब अदालत में जिरह पे जाएंगी सारी चीजें, तो एक के बाद एक खत्म हो जाएंगे। मनीष जी, अगर आपको सिंपैथी मिल रही है, लोग आपसे नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला, आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? लोग पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया अपनी वो दलाल है, ये दलाल सीट जहां से 3 बार जीते, वो छोड़कर क्यों चले गए जंगपुरा? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। देखिए, मेरा काम है, एक काम है जहां से मैं विधायक बनूं, वहां के लिए काम करूं। ये मेरा सपना है, विजन है कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं। इसी विजन के तहत मेरी एक इच्छा है कि देश में शिक्षा पे जो भी आदमी काम कर रहा है, शिक्षाविद है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो जैसे कोचिंग देने वाले लोग हैं, शिक्षा को लेके एक समझ रखने वाले लोग हैं, वो सब आम आदमी पार्टी में आए। मैं देश में जहां भी किसी शिक्षाविद से मिलता हूं, मेरा उससे आग्रह रहता है, भाई आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, राजनीति में आओगे तो बड़े बदलाव ला सकते हो शिक्षा में। उसी क्रम में जब मैं अवध ओझा जी से मिला, तो उन्होंने मेरे सामने रखा, भाई मैं आ तो सकता हूं, पर कहां से लड़ाओगे? क्या मुझे अपनी सीट से लड़ा सकते हो? पटपड़गंज से। मैं वहां रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, आप वहां लड़ लीजिए, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं। पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता मुझे हर उस सीट से लड़ा देंगे जहां से मैं लड़ना चाहूंगा या जहां से पार्टी कहेगी। तो पटपड़गंज सीट से अवध ओझा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की। देश के एक बड़े शिक्षाविद, पूरे देश में उनका नाम है। अगर इस शर्त पे पार्टी में आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से मैं लड़ जाऊं तो मैं पार्टी में आ सकता हूं, मैंने कहा यह शर्त मंजूर है, आ जाइए आप। क्या और मैंने खुशी खुशी उनको वहां लड़ने के लिए जगह दी और मैं एक दूसरी सीट से आ गया। नाइस। अच्छा, इल्जाम एक नहीं, केस एक नहीं, कई आपके ऊपर है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ना मुझे मिनी बार दिखी, उनके मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। उनके शब्द अय्याशी किया अरविंद केजरीवाल ने ये घर बना करके।
मैं वही इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बता रहा हूँ ना, वही तो कह रहे हैं। वो स्विमिंग पूल बना के अय्याशी कर रहे हैं, सोने के टॉयलेट पे बैठ के टॉयलेट करते हैं, उस पर अय्याशी कर रहे हैं, मिनी बार बना रखी है। मैंने कहा मैं भी ढूंढ लूँ, मुझे तो आज तक नहीं दिखी। तो हमने कहा मीडिया को दिखा देते हैं, भाई मीडिया वाले ढूंढ लेंगे जाके। वो कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे मीडिया को, बस हम बता रहे हैं कि सोने का टॉयलेट है वहाँ। क्या मजाक है यार। केजरीवाल जी कैसे टॉयलेट पे बैठ के टॉयलेट करते हैं इसको भूलो। बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों का इलाज कैसे अस्पतालों में होता है, उसकी चिंता करो। मनीष जी, टॉयलेट में कैमरा ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है। देखें, वो लोग कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इसी चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं सुने तो, वो आप लोग आज कह रहे हैं कि चलो कैमरा लेके चलो, हम अंदर दिखाते हैं। भाई केजरीवाल साहब के रहते तो वो बंगला बना ना। सीएजी की रिपोर्ट है कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए का अर्ली एस्टिमेट था, और उसके बाद उस पर खर्च हुए 33 करोड़ 66 लाख रुपए। ये सीएजी कह रहा है। तो वो सीएजी ने जो कहा था वो एक फैक्चुअल, वो एक फैक्ट है। तो इतना रुपया तो उस पर खर्च हुआ, किसी बात पे तो हुआ। सौरभ जी, कुछ भी भाई अभी तो 2700 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री का राजमहल भी बन रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट तो बीजेपी के हेडक्वार्टर का कोई पेपर दिखता है। मैंने तो कोई सीएजी की रिपोर्ट देखी नहीं। आपने देखी है कोई सीएजी की रिपोर्ट? सर सब जगह वो छपी हुई बीजेपी के रिपोर्ट है। व्हाट्सएप को छोड़ दीजिएगा, वो फर्जी हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट आपने देखी है कोई? नहीं, आप कह रहे हैं वो देश का हर मीडिया इस आंकड़े को कैरी कर रहा है। 7 करोड़ लगने थे और उस पर 33 करोड़ रुपए लग गए। आप कह रहे हैं ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। मैं कह रहा हूं, मैं एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट देख रहा था अभी कि साहब प्रधानमंत्री जी के जो राजमहल बना है उसमें सोने के तार वाले वो लगे हुए, कालीन बिछे हुए, 200 करोड़ का हीरो जवाहरात वाला झूमर लगा हुआ है इनके राजमहल में, और सोने का सिंहासन लगा हुआ है। अब खर्चा आएगा 90 करोड़ के कुछ कागज घूम रहे हैं जनता में व्हाट्सएप पे खूब। ये सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है, अभी सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। इस इशू पर मेरा फाइनल क्वेश्चन है, इस मुद्दे को आप लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया। जब यह मामला उठा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस मामले को खत्म कर देते, तस्वीरें दिखा देते कि देखें ये है मेरा घर। आज जो बीजेपी कह रही है खोल दीजिए दरवाजे सबके लिए, अब ये चिल्लाने लगी जी सोने के टॉयलेट बनवा रखे हैं, तो हमने कहा दिखा दो भाई सोने के टॉयलेट कहाँ हैं। हमें लग ही नहीं रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी दिल्ली चुनाव में आके कहेगी जी हम तो चुनाव स्कूल अस्पताल के। अब ये शराब घोटाले का मामला उठ गया। मुख्य अरविंद केजरीवाल सीएम होते हुए जिस घर में रहते थे, बीजेपी उसको शीश महल कहती है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वे अब गजब का ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर। बीजेपी उस घर के मॉडल लिए घूम रही है, लोगों को दिखा रही है देखो आपके सीएम ने जब आप कोरोना में आपको सांस नहीं मिल रही थी तो अपने लिए आलीशान बंगला बनवाया, शीश महल बनवाया। और जिस पार्टी के ऊपर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए खर्च दिए, वो कह रही है चलो चलो मुझे चाबी दिखाओ, मुझे घर के अंदर जाना है, कैमरा लेकर के जाना है। लेकिन ना कोई घर दिखा रहा है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, कौन सी सोने की टॉयलेट की सीट है, सिर्फ बातें हवा में हो रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बड़ा अजीब है सौरभ जी, और मैं भी देखता हूं तो कई बार दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि देश की सत्ता में बैठी और 25 साल से राज्यों की सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो ये दावा करती है कि भाई हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दिल्ली का चुनाव इस बात पे लड़ना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी का टॉयलेट कैसा है, सोने का है कि बिना सोने का है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट पे चुनाव लड़ा जा रहा है यार। इनको चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली के लोगों के मुद्दों पे कि हम दिल्ली के बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे देंगे, दिल्ली के हर बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे। भावी पीढ़ी जिसको सारी दुनिया में चैलेंज मिल रहा है कि हमारे बच्चे एआई के मामले में एक्सपर्ट्स कैसे बनेंगे, एआई को चैलेंज कैसे करेंगे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी टॉयलेट कैसे, कौन से टॉयलेट पे बैठते हैं। यार हद हो गई है। इतनी बड़ी पार्टी हो, अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, यार टॉयलेट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए इनको। झूठ बोलते हैं कि स्विमिंग पूल है अरविंद केजरीवाल जी के घर में,
वो मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने वो पता नहीं क्या बोले और मिनी बार बनवा रखी है। मैं कई बार गया हूँ, ना मुझे स्विमिंग पूल दिखा, ना मुझे सोने के टॉयलेट दिखे। अच्छी नौकरियां करेंगे अच्छे से पढ़ के, वहां ये जाके देखेंगे। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का इलाज सरकार कराती है। आदमी को चिंता नहीं होती कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी करता था, कोई दुकान चलाता था या इवन सरकारी नौकरी में भी था, तो अब मेरे इलाज का क्या होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वही स्थिति हम दिल्ली से लागू करेंगे। अब ये भारत में भी शुरुआत होगी, हम दिल्ली से लागू करेंगे। हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का, बुनियादी हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का पिछले उसमें किया। अब अगली सरकार में हम आके ये एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि हम दिल्ली से ये व्यवस्था शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि हमारे देश में भी हर व्यक्ति जो 60 साल की उम्र टच कर जाए, उसके बाद उसका कोई भी इलाज का खर्चा हो, सरकार को करना चाहिए। बीमा कंपनियों से काम नहीं चलेगा। ये बीमा कंपनियां, आज कोई इंडिविजुअल जाए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जाए किसी बीमा कंपनी के पास, इलाज के लिए उसका बीमा तक नहीं करती हैं। बोले तुम्हारी एज होगी, तुम्हारा बीमा नहीं करेंगे। सरकार कहेगी भाई केजरीवाल बीमा है आपका, केजरीवाल की गारंटी है जी। बीजेपी यही पूछ रही है कि जैसे पंजाब में आपने वादा किया, 3 साल हो गए नहीं मिलता महिलाओं को पैसा, आज यहां भी आप ये खाम ख्याली कर रहे हैं, लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं। जीत जाएंगे, भूल जाएंगे। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए राजनीति में। आज तक केजरीवाल जी ने अपने किसी वादे को ये नहीं कहा कि ये जुमला था, मैं तो बस जुमला ऐसे ही बोल दिया था, 15 लाख मिल जाएंगे, कोई देने थोड़े ना होते हैं, जुमला ही तो बोला था। ऐसे जुमलों के झांसे में जनता आ जाती। केजरीवाल जी कभी नहीं कहते। केजरीवाल जी ने पंजाब में जो जो वादे किए, उन्होंने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, स्कूलों पर काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नौकरियां देंगे, सारे काम शुरू हो गए। बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री हो गई। 5 साल में केजरीवाल जी और मान साहब ने जो वादे किए, एक एक वादा वहां पे पूरा होगा। केजरीवाल जी की और मान साहब की पूरी योजना उस पे है, उस पे काम हो रहा है। और जो चीज नहीं हुई, आज कमिटमेंट है। कभी नहीं कहते केजरीवाल जी नहीं वो तो मैंने चुनाव में जुमला फेंका था, जनता ने भरोसा कर लिया, मैं क्या करूं। जो काम नहीं हुआ उसके लिए कहते हैं कि हाँ नहीं हुआ लेकिन मैं करूंगा। सब चंगासी। अच्छा, अब एक आज जिस बात बड़ा घमासान चला जिस पर, वो था पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा। पूर्वांचली वोटर क्यों दिल्ली में इंपॉर्टेंट है? जस्ट एक फैक्ट है, 40 लाख के करीब पूर्वांचल से आए हुए लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 आबादी है दिल्ली की, 25% आबादी है लगभग दिल्ली की, इसलिए सब पार्टियों का उस पर इतना जोर है। वो कह रहे हैं आपने अपमान किया, आपने उनको फर्जी वोटर कहा। आप कहते हैं बीजेपी ने इनको बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा। आपने सुना, सबने सुना कैसे जेपी नड्डा जी ने देश की संसद में खड़े होके पूर्वांचलियों का अपमान किया। बोले, मतलब उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या जैसे लोग हैं, इनके हम वोट कटवा रहे हैं। नड्डा जी ने क्या बोला था? सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि नड्डा जी ने किस तरह से पूर्वांचलियों का अपमान किया, उनको रोहिंग्या कह के। ये तो सारे देश ने देखा था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे हम, रोजगार के मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे हम, दिल्ली में कानून व्यवस्था पे भी नहीं लड़ेंगे हम, व्यापारियों के मुद्दों पे भी नहीं लड़ेंगे हम। तो अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तब फिर हमने कहा भाई ढूंढ लो सोने के टॉयलेट केजरीवाल जी के टॉयलेट में। वो तो उस घर में तो रह भी नहीं रहे केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री आवास था, अब केजरीवाल जी ने छोड़ दिया कब का। अच्छा, आज देश संकट में है। बीजेपी के एक नेता हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने वो गले में दूरबीन टांग के आए थे। आप शिक्षा मंत्री रहे दिल्ली के, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने पूछा आपने दूरबीन क्यों लगा रखी है? तो उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने नए स्कूल बनवाए, वो ढूंढ रहा हूं। उनको देखिए, पिछली बार के चुनाव में आपको ध्यान होगा सौरभ जी, अमित शाह जी गए थे एक जगह और बोले मैं दूरबीन लगा के ना सीसीटीवी ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा अमित शाह जी दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं थी, जिन गलियों से आप गुजरे हो उन्हीं से मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के मैंने मीडिया को दिखा दी थी कि ये सरकार के सीसीटीवी लगे हैं। स्कूलों के बारे में भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के सभी नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, दूरबीन लगा के स्कूल ढूंढोगे तो हवा में स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल जमीन पे होते हैं। और ज्यादा मत ढूंढो, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, आपके आधे से ज्यादा क्या मैं तो कहूं 2/3 कार्यकर्ताओं के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। और मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता गली में मिलते हैं तो कहते हैं जी भाई साहब, दिल्ली के चुनाव में तो हम आपको इसीलिए वोट करते हैं क्योंकि हम आप हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। ये दूरबीन लगा के ढूंढते हैं सारी चीजें। अरे आंख खोल के देख लो, आपके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा, इमोशनल डैमेज। शिक्षा की बात आपने बताया, स्वास्थ्य की बात करता हूं।
आपने स्कीम लॉन्च की कि हम 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गवारों को दिल्ली के सरकारी प्राइवेट जिस भी अस्पताल में जरूरत पड़ेगी, जितना भी खर्चा आएगा, हम उनको मुफ्त इलाज देंगे। तो इस पर दो सवाल हैं बीजेपी के आपसे कि ये स्कीम सरकार में आप हैं, आपने लागू क्यों नहीं कर दी? वादा क्यों है इसका? अभी लागू कर देते आप। और दूसरा, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना स्कीम है वो पंजाब में चलती है, आप ही के स्टेट में, दिल्ली में क्यों नहीं चलती? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। देखिए, आयुष्मान योजना को मैंने खूब स्टडी किया है और आयुष्मान योजना दिल्ली के 20% लोगों को भी कवर नहीं